हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का एक साधन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम है 26 जनवरी 1950 के बाद, उसमें लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक चेंज का जो एक टारगेट है, मीडिएटर है, वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र में बदलाव किस प्रकार से संविधान के द्वारा किए जा सकते हैं, किस प्रकार से संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए जिम्मेवार होता है। बहुत आसानी से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिम्मेवार परिवर्तन संविधान के माध्यम से हो सकता है। इसमें हम सवाल देखें तो सवाल कैसे आएगा? भारत में व्यवस्थाओं में परिवर्तन, लोकतंत्र में भारत की व्यवस्थाओं में संविधान के जरिए किस प्रकार के परिवर्तन संभव है। पहला सवाल तो हमारे यहां से ये से बनता है। दूसरा बनेगा लोकतांत्रिक बदलाव के साधन के रूप में संविधान किस प्रकार सहायक है। तीसरा सवाल बनेगा भारत की वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव के लिए संविधान किस प्रकार से सहायक है। यह ऐसे भी आ सकता है कि तात्कालिक परिस्थितियों में संविधान किस प्रकार से परिवर्तन के लिए सहायक है। कुल मिला के ये है कि दो शब्द आपको याद रखने हैं। पहला शब्द है संविधान और दूसरा है लोकतांत्रिक बदलाव। इस संविधान लोकतांत्रिक बदलाव में किस प्रकार से उपयोगी है, सहायक है, ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, एक एक करके हम सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है सत्ता की निरंकुशता पर रोक। हम जानते हैं लोकतंत्र में दो प्रकार की सरकारें हो सकती हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार हो सकती है और गठबंधन की सरकार भी हो सकती है। इसको हम देखें, पूर्ण बहुमत की सरकारें वे होती हैं जिनको 50+1% वोट मिलते हैं, यानी कि टोटल सीटों का कितनी सीटें मिल जाए? 50 सीटें मिल जाए और उसमें एक सीट जुड़ जाए तो कितना परसेंट हो जाएगा? 51% हो जाता है। ऐसे में उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये सरकारें पूर्ण बहुमत की सरकारें कहलाती हैं। जैसे अभी वर्तमान में केंद्र में 272 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए और मोदी जी के खुद के दल की ही कितनी है? 303 सीटें हैं। इसका मतलब मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब सरकार पूर्ण बहुमत की होती है तो किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, सरकार स्वतंत्र फैसले ले सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि निरंकुशता को अपनाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि सरकार खुलकर निर्णय ले सकती है, नियम बना सकती है, कानून बना सकती है और उसे संविधान के पैमाने पर तोलना होगा। लोकसभा में पास कराना होगा, राज्यसभा में पास कराना होगा, राष्ट्रपति महोदय से हस्ताक्षर करवाने होंगे। कुल मिला के एक पूरे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ का सिस्टम है गठबंधन का। इसमें क्या होता है? ये 50+1% वाला जो रेशियो है, इस रेशियो में ही कमी पड़ जाती है, यानी कि यहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गठबंधन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इसे खिचड़ी सरकार भी कह सकते हैं, साझा सरकार भी कह सकते हैं, गठबंधन की सरकार भी कह सकते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले यदि 5 दल है तो 500 दल की राय लेना क्या है? जरूरी है। जब 5 एकमत होते हैं तब जाके कोई फैसला होता है। कुल मिला के कहीं भी किसी भी फैसले पे जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि कहीं ऑपोजिशन, कहीं सहयोगी दल को पसंद नहीं आए, कहीं ऐसा कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, सरकार गिर तो नहीं जाएगी। कुल मिला के ठीक ऐसा है, टीम के 11 सदस्य और 11 ही कैप्टन यदि बन जाए तो टीम चल नहीं सकती। कैप्टन एक ही होना चाहिए। कैप्टन एक यहां होता है, 11 कैप्टन यहां हो जाते हैं। अब होता क्या है, जब सरकार पूर्ण बहुमत की होती है तो अपने फैसले बहुत स्ट्रिक्टता से, बहुत कठोर फैसले लेने में संकोच नहीं करती। यहां हमने ये देखा है सत्ता की निरंकुशता पूर्ण बहुमत में पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के आने के बाद मोदी जी आश्चर्यचकित करने वाले फैसलों के लिए जग जाहिर हैं। कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसा फैसला लेंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और मोदी जी कठोर फैसले लेने के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान,
2 अक्टूबर 2014 मोदी जी की जो पहली योजना थी वो स्वच्छ भारत योजना से संबंधित थी। जब इन्होंने इसको अप्लाई किया तो पूरा देश एक प्रकार से यूं कहें कि बहुत सारी योजनाएं चली, भारत स्वच्छ होने वाला नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट सब दिखने लगे हैं। आप देखें जयपुर क्लीन हो रहा है, मेट्रो सिटीज क्लीन हो रही है, और जो एक प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट किया है, व्यवहार में उसको उतारा है। आज एक आम बच्चा भी, बड़ों की तो मैं नहीं कह सकता, आम बच्चा भी कोई वेस्ट डालने जाता है तो वो डस्टबिन में ही डालेगा, क्योंकि बच्चे कभी गलत नहीं करते, बच्चों में संस्कार होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, स्कूल से जुड़े होते हैं। गलतियां बड़े लोगों से होती हैं, परिवर्तन बड़े लोगों में लाना आसान नहीं है, बच्चों में परिवर्तन लाना बहुत आसान है। बच्चे इसे फॉलो करने लग गए हैं। आने वाली युवा पीढ़ी होगी वो तो स्वच्छ भारत देखेगी, लेकिन परिवर्तन हम लोगों में नहीं आ रहा है। जो लगभग मिडिल एज के हैं, 40-50 के लोग, इनमें परिवर्तन धीरे धीरे अब आएगा। लेकिन जैसे अचानक फैसला लिया गया, उसके बाद नोटबंदी का फैसला लिया गया, उसके बाद कालाबाजारी के एक्ट की बात की, जीएसटी की बात की, आतंकवाद रोकने के लिए 370 हटाने की बात की, बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए। इन सब के लिए मोदी जी जग जाहिर हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार हमने देखा है ये तो लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए, इसमें कहीं कोई निरंकुशता का भाव नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर था। लेकिन कई बार क्या करती है कि निरंकुशता के साधन अपने इस्तेमाल को होने लग जाते हैं। सत्ता जब पूर्ण बहुमत की होती है तो वो अपने हिसाब से फैसले लेने लगते हैं, बाद में उसका विरोध भी होता है। सत्ता निरंकुशता पर रोक लगा देते हैं कौन? संविधान यहाँ पर हमारे यहाँ रोक लगा देता है कि मनमाफिक काम नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण बहुमत है, उसके बाद भी अंत में क्या करना है। एक उदाहरण हम देखते हैं, संसद का मूल कार्य। संसद का मूल कार्य हमने पढ़ा था, संसद का मूल कार्य है कानून का निर्माण करना। हर हाल में कानून का निर्माण हमारे यहाँ कौन करने वाला है? संसद ही करने वाली है। तो जब संसद कानून निर्माण करने वाली है तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इसमें संसद के किसी भी अंग में जाएगा मामला, लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे और फिर ये कानून बनेगा। फिर इसके बाद समीक्षा का ऑप्शन भी दे रखा है कि चाहे तो न्यायालय में भी हम जा सकते हैं। तो सत्ता की दादागिरी रोकी जा सकती है संविधान के द्वारा, संविधान के पैमाने पर खरा उतरना अनिवार्य है। आधुनिक राज्य की सीमाओं का निर्धारण। अब हम जानते हैं वर्तमान में आधुनिक राज्य है, राज्य का मतलब देश प्रदेश से है, राज्य से है। राज्य आपको मोबाइल को ट्रैक कर सकता है, वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी लोकेशन देख सकता है, आपके ट्रांजैक्शन देखता है, लेकिन इससे आपकी निजता का हनन हो रहा है, प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो राज्य की सीमाओं का निर्धारण, राज्य किस सीमा तक आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, ये बात भी एक निर्धारित करने वाली होती है। इसीलिए आधुनिक राज्य की सीमाओं का निर्धारण भी किसके द्वारा ही संभव है? संविधान के द्वारा ही संभव है। संविधान ये तय करता है कि आपको स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, धर्म, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का, ये सारे अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं। बहुत अच्छी बात याद रखनी है, आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आपके जो 6 मूल अधिकार हमने पढ़े थे वे किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि आपके अधिकार आपको किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। तो आधुनिक राज्य की सीमाओं का निर्धारण, राज्य तो हाईटेक हो गया, राज्य की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को रोबोट बना देंगे, आदमी को कंट्रोल कर लेंगे, स्वतंत्रता का हनन कर देंगे, समानता जैसे अधिकारों को मिटा देंगे, राज्य की दादागिरी आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं होने वाला। संविधान इस पर रोक लगाता है। संस्थाओं की सीमित कार्य से भी आप जानते हैं राज्य को, प्रशासन को संस्थाएं चलाती है, बहुत सारी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं और वो संस्थाएं प्रशासन का एक हिस्सा है, लेकिन संस्थाओं की भी कार्यशैली निश्चित करने का काम किसने किया है? संविधान ने किया है।
कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, व्यवस्थापिका जिसे हम संसद कहते हैं वो अपना काम करेगी, सचिवालय अपना काम करेगा। यानी कि अपना काम करना है, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है और उस काम को भी अपनी सीमित दायरे में रहकर करना है। असीमित शक्तियां इनके पास नहीं आने वाली हैं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी कार्य करने की जो शैली है वो भी कैसी होगी, सीमित दायरे के अंदर निश्चित नियम कानूनों को मानकर ही करनी होगी। आउट ऑफ ऑर्डर जाकर, आउट ऑफ संविधान जाकर ऐसा कोई काम करने वाले ये नहीं हो सकते। संविधान बुनियादी नियम प्रदान करता है। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि बेसिक फाउंडेशन की अगर हम बात करें, बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो कहां से मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। हमें कानून देखें, अधिकार देखें, वास्तविक मूल आधार जो सामाजिकता के नियम देखें, समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं देखें, प्रशासन का एक ढांचा देखें, ये सारी बातों का उल्लेख कहां मिलता है, संविधान में मिलता है। इससे पिछले वीडियो में 2 वीडियो छोड़कर हमने बात की थी कि संविधान में कानून कठोर भी हैं, आदर्शवाद भी हैं, लचीला नियम भी है और कठोर आदर्श भी हैं। तो सबका मिश्रण किसमें पाया जाता है, संविधान में पाया जाता है। गहरे सामाजिक बदलावों को शांतिपूर्ण संभव किया है किसने, संविधान ने। जैसे हमने जीएसटी जब बदला तो लाइन लगी, बहुत भयंकर त्राही हुई, लेकिन कानून एक ऐसी चीज है, संविधान एक ऐसी चीज है जो हर सिस्टम को अप्लाई करने में बहुत आसानी कर देता है। हर व्यक्ति उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी सरकार विशेष के प्रति नहीं है, जबकि किसके प्रति है, संविधान के प्रति है। उसको हमने सबको सहर्ष स्वीकार किया है और संविधान बहुत आसानी से इन चीजों को परिवर्तन कर देता है, इन चीजों की परिवर्तन की गारंटी देता है, इन चीजों के परिवर्तन को समर्थन करता है। तो जितने भी बड़े बड़े बदलाव भी यदि हम करना चाहें तो हमारे समाज में बहुत आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से करने में हम क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी परमिशन हमें कौन देता है, संविधान देता है कि हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। हम आगे देखें तो संविधान दासता, उपनिवेशवाद और जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की बात भी करता है। हम जानते हैं कि संविधान में आसानी से बदलाव संभव नहीं है। संविधान में साधारण नियम के तहत हम बदलाव भी कर सकते हैं। 3 स्टेप हमने देखी थी। कुछ चीजों में बदलाव आसानी से संभव नहीं है, कुछ चीजों में बदलाव बहुत आसानी से संभव है। लेकिन समाज की जो कुरीतियां हैं, जैसे हमने बहुत सारे सीरियल देखे, बहुत सारी मूवीज देखी, बहुत सारी जगह हमने ये देखा है कि संविधान में परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। इसीलिए समाज में परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। इसमें था दासता है, बेगार प्रथा है। बेगार प्रथा आपको याद रखनी है, आपके पेपर में है, सिलेबस में है। पिछली बार जब आरबीएसई ने जो पेपर जारी किए थे, राजस्थान बोर्ड से जो प्रिंटिंग गवर्नमेंट के पेपर आए थे, उसमें सवाल था बेगार प्रथा किसे कहा जाता है। बेगार प्रथा का अर्थ है कि कोई भी काम आपसे करवाया जा रहा है और उसका कोई चार्ज आपको नहीं दिया जा रहा है या उसकी तुलना में बहुत कम दिया जा रहा है। जैसे गांव में सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाले आते हैं और उनको रोटियां दे दी जाती हैं, जबकि उसके बदले क्या मिलना चाहिए था, उनको पैसा मिलना चाहिए था। उचित मूल्य उनको नहीं मिल रहा। किसी भी कार्य का यदि उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वो बेगार कहलाती है। बेकार नहीं, बेगार है, बेगार प्रथा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह में आपने देखा होगा, बर्तन मांजने वाले आते हैं तो उनको भी नाश दे दिया जाता है, खाना दे दिया जाता है, यानी कि पैसा लिक्विड नहीं दिया जाता, और अगर दिया जाता है तो बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। कौन सी प्रथा कहलाती है, बेगार प्रथा ही कहलाती है। इसके बाद दासता की बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष को खरीदा जाता है, वस्तु की तरह बेचा जाता है और उसे पूरी जिंदगी भर अपने मालिक के लिए वस्तु के रूप में कार्य करना होता है। मालिक उसे सिर्फ खाना देता है, यानी कि आजीविका की स्वतंत्रता उसको नहीं होती। उसे पेमेंट नहीं करना होता, उसे अपनी इच्छा से सोचने का अधिकार नहीं है। केवल और केवल एक वस्तु के रूप में, रोबोट के रूप में अपने मालिक के लिए कार्य करना है, वो भी होल लाइफ। ये क्या कहलाती है, दासता कहलाती है।
दासता को हम गुलाम भी कह सकते हैं एक प्रकार से, यानी कि पूरे जीवन भर अपने मालिक की बात को मानना है। तो ऐसी कुरीतियों पर भी रोक कौन लगाता है? भारत का संविधान लगाता है। उपनिवेश, हम किसी की सत्ता को नहीं हथिया सकते, हम किसी को क्षेत्र को बंदी नहीं बना सकते, वहां पर अपना जबरन संविधान नहीं थोप सकते। ये सारी चीजें, यानी कि हम स्वतंत्रता समानता में विश्वास रखते हैं, तो दूसरे की स्वतंत्रता समानता की भी हम पूरी आदर करते हैं। हम हर प्रकार के उपनिवेशवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है जून 1947 नई दिल्ली। और आप जानते हैं ये मई जून में जो सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, एशियाई सम्मेलन, यहां इस सम्मेलन का नाम है एशियाई सम्मेलन, एशियाई सम्मेलन। और इसमें इंडोनेशिया की आजादी के लिए काम किया गया था। इसमें किसकी आजादी के लिए काम किया गया था? इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किए गए थे। अब आप इससे सोच सकते हो कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ है, उससे पहले भी भारत की सोच इतनी विकसित थी कि हम आजाद नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सहयोगी भी आजाद होने चाहिए। इंडोनेशिया की आजादी के लिए एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली भारत की आजादी से पहले प्रयास किए गए थे। इससे पता लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो सोच है, उसमें यह स्थापित है कि हम हमारी आजादी का जितना समर्थन करते हैं, दूसरे की आजादी का भी उतना ही हम समर्थन करते हैं। किसी भी प्रकार के उपनिवेश का हम समर्थन नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि उपनिवेश क्या होता है? किसी भी देश पर राजनीतिक अधिकार यदि बाहरी देश का होता है या नियंत्रण बाहरी देश का हो जाता है तो क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। ब्रिटेन, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ बहुत समय तक क्या किया है? शासन किया है। इन कुरीतियों पर रोक लगाने का काम किसने किया है? संविधान ने ही किया है। बहुत सारी कुरीतियां और भी हैं, जैसे बालिका वध है, अपने सती प्रथा है, बहुत सारी कुरीतियां, ऐसी परंपराएं हैं जिन पर रोक लगाया है। बाल विवाह है, ये सब कुरीतियों पर रोक लगाने का काम किसने किया है? संविधान ने ही किया है। पूर्ण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। आप जानते हैं भारत के समाज में जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, वर्ण, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। इसमें सबसे खतरनाक चीज है वो जातवाद। उच्च है, मध्यम है और निम्न है, और तीनों को अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, समाज की 3 रीतियां भी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति की पहचान गुणों से, उसके कार्य से नहीं, जबकि किससे होती है? उसकी जाति से होती है। और ये जाति विखंडनकारी प्रक्रिया है। समाज को बांटने का मूल कार्य किसने किया है? जातिवाद ने ही किया है। जातिवाद आपके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट बंधन लगा देती है, स्ट्रिक्ट रूल फाउंडेशन का फंक्शन अप्लाई कर देती है समाज के अंदर कि आप इस परिधि से आगे नहीं जा सकते, एक बॉर्डर लाइन कर देती है। यदि पुरानी जाति की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से गांव का स्ट्रक्चर है, तो गांव के बाहर ये लोग रहते थे, अंदर वाले कौन रहेंगे? एक प्रकार से बहुत संपन्न लोग गांव के अंदर रहेंगे, और जो पिछड़े लोग होंगे वो गांव के बाहर रहेंगे, तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को अपने अनुसार आगे बढ़ने की पूरी आजादी दी है। पूर्ण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, ये सारी चीजें, संप्रभुता तो राष्ट्र के लिए ज्यादा बेटर है। स्वतंत्रता आपकी कितनी प्रकार की है? व्यापार की है, शिक्षा करने की है, रोजगार की है, रहने की है, ये सारी स्वतंत्रता आपको कौन देता है? भारत का संविधान प्रदान करता है। समानता की बात करें तो समानता भी बहुत सारे प्रकार की है। ये सब आपको कौन देता है? नकारात्मक सकारात्मक दोनों भारत का संविधान देता है। न्याय पाने का अधिकार भी किसने दिया है? भारत के संविधान ने आपको दिया है। तो ये सारे वो उदाहरण हैं जो समाज में बदलाव के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेषित हैं, या यूं कह सकते हैं भारत के समाज में लोकतांत्रिक तरीके से यदि बदलाव करना है तो किसके माध्यम से करना है? संविधान के माध्यम से करना है, और ये बहुत आसानी से संभव हो सकता है।